हेलो दोस्तों, CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा तो आप लोग छुट्टियां मना लिया, अब आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास को। ठीक है, तो एक बार आपको क्या करना है, सबसे पहले आगे का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। आप लोग नीचे देखिए लाइव चैट का ऑप्शन है, वहाँ लाइव चैट ऑन कर लीजिए और नीचे शेयर का ऑप्शन वहाँ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा लोग जुड़ पाए। ठीक है, अभी ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, बीच में गैप हो गया था, तो शेयर कर दीजिए एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को ना। चलिए जल्दी से जाइए अपने व्हाट्सएप स्टेटस में एक बार शेयर कर दीजिए लिंक को, फिर स्टार्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उतना ही मज़ा आएगा। आज हम लोग क्या करेंगे आपको पता है, हम लोग देखिए किसी भी चीज़ को मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी आप लोग पढ़ते हो उसका पहले लेवल जांचना रहता है। अब कहीं भी किसी बुक से पढ़ो, कहीं भी टेस्ट दिलाओ, कहीं भी आप लोग कोचिंग कर रहे होगे, जहाँ भी तैयारी कर रहे होगे, तो आप लोग पहले लेवल को अच्छे से समझा करें जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं। तो उसी पैटर्न में हम लोग अभी जो पिछले से पहले वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए थे आपका बाल विकास का वर्ग 3 का, जो आपका 2019 में पेपर हुआ है। तो हमको सबसे पहले 2019 में जिस लेवल में आ रहे क्वेश्चन उस लेवल को समझना पड़ेगा, उसका जज करना पड़ेगा हम जहाँ तैयारी कराएं उस लेवल के क्वेश्चन करवा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, हम लोग इसी लेवल को ध्यान में रखते हुए हमारे जितने भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन करा रहे हैं, हम आपको जितना भी आपको तैयारी कराएं इसी लेवल के हम लोग तैयारी करा रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग चेक कर लीजिए इसमें हम लोग ऐसे आपको तैयारी करा रहे हैं कि नहीं, आपका क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। और नहीं जुड़े होंगे तो अभी भी मौका है, बार बार अभी ऑफ़र चल ही रहा है, तो ऑफ़र का लाभ उठाइए, आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ठीक है, लाखों रुपया खर्चा करके आप लोग दिलाते हो, D.Ed B.Ed किए रहते हो, लेकिन 400-500 रुपये को देख के पीछे मत हटिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, एक बार मौका मिला है तो। ठीक है, और अभी मौका भी मिल रहा है, थोड़ा सा पेपर डिले हो रहा है तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि पछताना मत पड़े। चलिएगा शेयर कर दीजिए, आप लोग स्टार्ट करें। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपका शो हो रहा है, तो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। देखिए हम लोग सबसे पहले उठाए अभी आपको पर्यावरण का ना, बताना भूल गया आपको, पर्यावरण का सेक्शन उठाए हैं। पर्यावरण के 30 क्वेश्चन करेंगे, ये आपके 2019 असिस्टेंट टीचर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद आगे हम लोग सामान्य ज्ञान भी करेंगे, कंप्यूटर भी करेंगे। तो वर्ग 2 वाले भी जुड़े हैं तो उन लोग भी जुड़े रहिएगा अंतिम तक, क्योंकि जिनको वर्ग 2 देना वर्ग 3 देंगे ही देंगे, या वर्ग 3 दे रहे हो वर्ग 2 देंगे ही देंगे, क्योंकि D.Ed किया तो भी आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, B.Ed किया तो भी दोनों के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो चलिएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, बताइएगा। ज्ञान का निर्माण आप लोग करते हैं तो उसमें किसकी आवश्यकता होती है, अनुभव की, अवधारणा विकास की, अन्वेषण तथा सत्यापन की, उपरोक्त सभी की। बताइए किसकी आवश्यकता होती है ज्ञान के निर्माण में। चलिए कमेंट कीजिए, नीचे लाइव चैट में कमेंट करना है ना आपको, नीचे ऑन कर लीजिए लाइव चैट, उसमें कमेंट करते जाइएगा। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए ज्ञान निर्माण में अनुभव, अवधारणा, अन्वेषण तथा सत्यापन, इस सभी की आवश्यकता पड़ती है ना। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलेगा 111 से स्टार्ट था तो 111 से उठाएं, तो ऐसे आप लोग आंसर देते जाइएगा। ठीक है, या 1 2 3 करके भी दे दीजिएगा, समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं स्क्रीन पे। चलिएगा ये सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको क्रम बताना है। घास, टिड्डा, फिर मेढक, फिर सांप, फिर बाज, उपरोक्त के खाद्य श्रृंखला में निम्न में से किसका ये उदाहरण है, आपको बताना है। पहले तो क्रम दे देता है, क्रम तो सही जमा, घास को कौन खाता है, टिड्डा, टिड्डा कौन खाता है, मेढक, मेढक को कौन खाता है, सांप, सांप को कौन खाता है, बाज। अब ये कौन सा श्रेणी है आपको बताना है, परभक्षी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, मितोपजीवी खाद्य श्रृंखला, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए 112 का क्या होगा, और अंतिम तक जुड़े रहिएगा ना। अब आपका लगातार क्लासेस चलेंगे, छुट्टी आपका जितना मनाना था मना लिए, और बैक टू बैक क्लासेस चलेंगे, तो अंतिम तक जुड़े रहिए, कोई भी बीच मत छोड़ के जाइएगा। चलिए बता दीजिए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो देखिए ये जो श्रृंखला आपका दिया हुआ है ना, घास से टिड्डा, टिड्डा से मेढक, मेढक से आपका सांप है, सांप से बाज है। ठीक है, तो ये परभक्षी खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए परभक्षी खाद्य श्रृंखला। ठीक है, इसमें क्या होता है, परभक्षी खाद्य श्रृंखला में पौधे से छोटे जीव, फिर बड़े जीव, और अंतिम की ओर ये अग्रसर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और परजीवी में क्या होता है, खाद्य श्रृंखला में पौधे से सीधे बड़े जीव में जाता है, फिर बड़े जीव से छोटे जीव में जाता है परजीवी में। ठीक है, तो ये हमारा किसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा परभक्षी। ये वाला आपको श्रृंखला कहीं भी दिखेगा तुरंत मान लीजिएगा परभक्षी खाद्य श्रृंखला। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 113 आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन।
निम्न में कौन सी गतिविधि की विशेषता नहीं है। एक गतिविधि हम लोग बच्चे को कराते हैं ना, बोलते हैं कि बच्चों को गतिविधि खेल आधारित शिक्षा देना चाहिए, गतिविधि आधारित शिक्षा देनी चाहिए, बच्चे ज़्यादा समय तक याद रखते हैं, उसकी कौन सी विशेषता नहीं है। ये एक मानसिक प्रयास है, बच्चे की सक्रिय भागीदारी बनती, इसमें चुनौती तत्व नहीं होता, प्रकृति दिलचस्प होती है। तो कौन सी नहीं, हमेशा नहीं शब्द देखते समय उसका ऐसे गोला घेरा करें, उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ा करें, ठीक है। चलेगा, इसका सही आंसर बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए नीचे। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनौती तत्व प्रधान नहीं होता। गलत बात है, चुनौती होता है, बच्चों के सामने चुनौती देना चाहिए, छोटे छोटे चुनौती दोगे तब बच्चा उस टास्क को परफॉर्म करने में उसको उतना इंटरेस्ट आएगा। मानसिक प्रयास तो रहता ही है, ठीक है, सक्रिय भागीदारी भी रहता है, दिलचस्प भी रहता है, तो ये चुनौती भी पूर्ण रहता है। तो हमको कोई भी गतिविधि हम लोग कराते हैं उसको चुनौतीपूर्ण गतिविधि देना रहता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्राकृतिक पर्यावरण पढ़ेंगे अच्छे से। प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से किस घटकों से मिलकर बनता है, बताइएगा किस किस घटक से मिलकर बनता है। देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। सारे लेवल के क्वेश्चन आपको हम अपने टेस्ट सीरीज में कवर करा रहे हैं, ठीक है। पर्यावरण के एक बार हो चुके हैं, दोबारा आपका फिर से रिपीट हो जाएगा पर्यावरण का टेस्ट, उसके साथ आप लोग फिर से एक बार तैयारी कर लीजिएगा, रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पर्यावरण, जो प्राकृतिक पर्यावरण किससे बनता है, अजैविक घटक से, जैविक घटक से, ए और दो या ए और बी दोनों से, या सामाजिक घटक से, बताइए जल्दी से। चलिए कमेंट कीजिए इसका सही आंसर। चौथा क्वेश्चन 114 नंबर, क्या होगा इसका सही, पर्यावरण किससे बनता है। सही जवाब, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, जैविक अजैविक दोनों से बनता है। सभी को पता है हमारा पर्यावरण दो भागों में बनता है, जैविक अजैविक, ठीक है, और इसका वर्गीकरण पढ़े थे ना। चलेगा, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आता है, आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको बढ़िया बनेगा। लेकिन वही है, जो भी आप तैयारी करें, जहाँ भी तैयारी करें, टेस्ट जरूर दिलाइए, टेस्ट दे के जरूर जांचिए, प्रैक्टिकल कीजिए। आप कितना बना रहे हैं 150 क्वेश्चन में, आप कितना आपका डेली सही हो रहा है, कितना आपका गलत हो रहा है, ये जांचना जरूरी है, ताकि आप डिसाइड कर पाएंगे पेपर में कैसे बनाना है, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे से आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न में से कौन सा रोग पोषक तत्वों की कमी से होता है। तो आपको बताना है पोषक तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है। पोलियो, मलेरिया, डेंगू, एनीमिया, एक रोग से क्वेश्चन आता ही है ना, जिसको ध्यान दीजिएगा। आपका सिलेबस में भी है स्वास्थ्य करके चैप्टर, टेस्ट भी ले आए थे हम लोग, टेस्ट में जितना ज़्यादा क्वेश्चन दे पाए थे किए हैं, और भी करेंगे अभी आगे। चलिए इसका कमेंट कीजिए, कौन सा रोग पोषक तत्वों की कमी से होता है, बताइएगा। तो देखिए इसमें का जो एनीमिया है, ऑप्शन नंबर डी, ये पोषक तत्वों की कमी से होता है। और किसी कमी से, तो ये भी याद रखिएगा। एनीमिया को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, आप लोग पता है एनीमिया क्या होता है। खून की कमी, अरक्तता बोल देते हैं, अरक्तता, अरक्तता, ठीक है। ये लोहे की कमी, लौह की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो पोषक तत्वों की कमी हो जाता है, पोषक तत्वों में ही हमको लौह आयरन मिलता है हमारे शरीर को, इसीलिए भाजी वाजी खाना चाहिए बोलते हैं। भाजी में जो लाल भाजी हो गई, ये सब में आयरन की मात्रा रहता है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, पोषक तत्वों की कमी से ही हमारे शरीर में खून की कमी होता है, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नक्शे में निरूपण का प्रकार निम्न में से कौन सा होता है। एक बीमीय, द्विबीमीय, त्रिबीमीय, बहुबीमीय, नक्शा की बात कर रहे हैं ना। तो इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, फास्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करना है अभी, 2-3 सेक्शन के। और डेली आप लोग टाइम से जुड़ा करें, सारे क्लास को आप लोग पूरा देखा करें, बीच में मत छोड़ा करें। बेनिफिट आपको लास्ट में समझ आएगा, टेस्ट दिलाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो नक्शे में निरूपण का कौन सा प्रकार रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी, द्विबीमीय रहता है, 2D में रहता है नक्शा, ठीक है। और जो ग्लोब रहता है वो 3D में रहता है, ये 2B में दिखाई देता है, ठीक है। चलेगा, ऑप्शन नंबर ये 2 सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं, 117 में आ गए अपना। क्वेश्चन नंबर 117 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है, निम्न में इस कौन सा अंतर नक्शे को चित्र से अलग करता है। एक नक्शा हो गया, एक चित्र हो गया, तो दोनों को क्या चीज़ अलग करता है। दृष्टिकोण, पैमाना, निरूपण का प्रकार, उपरोक्त सभी। ये जैसे आपको ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, चित्र है, अगर ऐसे में नक्शा बना रहे थे तो दोनों में क्या अंतर है, चित्र और नक्शा में, ये बताना है आपको। चलेगा, कमेंट करेंगे इसका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी,
ऑप्शन नंबर डी। देखिए दृष्टिकोण, आप देखने का तरीका कि इसको भी आप देखो तो ऐसे गया या फिर ऐसे गया, तो ये भी एक नक्शा बन जाएगा। पैमाना कि ये इतना जगह क्या है, इतना जगह क्या है, पैमाना अगर उसमें है। निरूपण का प्रकार, क्योंकि चित्र में पैमाना नहीं होता, ठीक है। दृष्टिकोण मायने रखता आप कैसे देख रहे हैं। निरूपण का प्रकार, तो ये सभी चीज़ें उपरोक्त सभी अलग करता है एक चित्र को और एक नक्शा को, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 आपकी स्क्रीन पे है। पर्यावरण अध्ययन सीखने की प्रक्रिया में उपकरणों का सही उपयोग निम्न में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है? बताएंगे आप लोग। जो पर्यावरण अध्ययन सीखने की प्रक्रिया में उपकरणों का सही उपयोग निम्न में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है? जानकारी आधारित दृष्टिकोण, अवधारणा आधारित दृष्टिकोण, कौशल आधारित दृष्टिकोण या मूल्य आधारित दृष्टिकोण? चलिएगा बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। जो उपकरण का हम लोग सही उपयोग करेंगे, उपकरण का उपयोग करने के समझ में आ रहा है आपको, उपकरण का सही उपयोग कौन करेगा? जो कौशल आधारित दृष्टिकोण रहेगा, ठीक है। तो कौशल रहेगा तो हम लोग उपकरण का सही से उपयोग करेंगे। इसीलिए कोई भी आप लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाते हैं तो आपको पूछता है कौशल परीक्षा ली जाती है, चाहे आप कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर देते तो भी कौशल परीक्षा ली जाती है। आप जो उपकरण है उसका सही से उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं, ये हो जाएगा आपका कौशल आधारित दृष्टिकोण, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 119। चलेगा भाग रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 119, फ्लोरोसिस रोग का कारण है? फ्लोराइड की कमी, फ्लोराइड की अनुपस्थिति या फ्लोराइड की अधिकता या उपरोक्त सभी? बताइएगा फ्लोरोसिस रोग का कारण क्या है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग लाइव चैट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोराइड की अधिकता के कारण फ्लोरोसिस रोग होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। और हमको ये फ्लोराइड मिलता कहाँ से है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, पानी से मिलता है, पीने के पानी में रहता है, ठीक है जी। और ये किस में होता है, बीमारी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये याद रखिएगा। ये फ्लोरोसिस 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? एक तो आपके दांत में होगा, दंत से संबंधित, दूसरा रहेगा अस्थि हड्डी से संबंधित, और तीसरा रहेगा गैर अस्थि। 3 कैटेगरी में इसको बांधते हैं। जो ये बीमारी है रोग, इसको 3 कैटेगरी में बांधते हैं। एक दंत फ्लोरोसिस बोलते हैं, एक अस्थि बोलते हैं, तीसरा गैर अस्थि, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हर क्वेश्चन का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, आगे भी हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे नए क्वेश्चन कराएंगे। अभी क्या है, पुराना क्वेश्चन बीच में करना जरूरी था ताकि आपको जो नए जुड़े हैं उनको पता चले क्वेश्चन किस लेवल में आता है, फिर नए क्वेश्चन भी करेंगे लगातार हम लोग, ठीक है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 120। विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से बच्चे किस पर्यावरण को जान पाते हैं? ऋतुओं के माध्यम से किस पर्यावरण को जानते हैं? प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक? बताइए कौन से पर्यावरण हमको ऋतुओं के माध्यम से जानकारी मिलता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। तो सभी को इसका आंसर पता होगा, जल्दी जल्दी कमेंट किया करें आप लोग। 120 का क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक। ध्यान दीजिएगा, जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके बारे में हमको ऋतुओं के माध्यम से जानकारी मिल जाती है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 करेंगे। निम्न में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र मानव निर्मित है? एक क्वेश्चन आता ही है ना ये वाला। तालाब, कृषि भूमि, घास का मैदान, पर्णपाती वन, इसमें का एक क्या है आपके मानव निर्मित है, या आप बोल सकते हो उसको कृत्रिम प्राकृतिक तंत्र। क्या बोल सकते हैं? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, कृत्रिम। तो बताइए कौन सा कृत्रिम है, किसको मानव बनाता है, कौन प्राकृतिक रूप से रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि भूमि। याद रखिए कृषि भूमि को मनुष्य तैयार करता है, ठीक है। जुताई करता है, फिर उसमें धान बोता है, फिर पानी डालता है, फिर उसमें क्या है मछली आ जाता है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, एक फसल तैयार हो जाता है, फसल आधारित पूरा चक्रण चलता है, ठीक है। फंगस कीट आएगा, उसमें टिड्डा आएगा, तो ऐसे कर चलता है। तो मानव निर्मित कौन सा? कृषि भूमि, ठीक है। तालाब प्राकृतिक रूप से रहता है, घास का मैदान प्राकृतिक रहता है, पर्णपाती वन, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 122। क्वेश्चन पढ़ेंगे। बच्चों की नज़र में पर्यावरण के कौन से आयाम की अधिकता दिखाई देती है? मतलब बच्चे को, जब बच्चा छोटे थे आप लोग, तो क्या दिखता था? पर्यावरण बोलते थे, क्या समझ में आता था, क्या अधिकता दिखाई देता था? भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण?
जब छोटे बच्चे थे तो आपको पर्यावरण शब्द बोलने से क्या उसका समझते थे, उसका ये बताना है आपको। क्वेश्चन को अच्छे से समझा करिए, आंसर सही होगा फिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक पर्यावरण। हम लोग पहले पर्यावरण मतलब हुई घास फूस, आपका पहाड़ हो गया, वन हो गया, जंगल हो गया, यही समझते थे हम लोग भौतिक रूप से। तो हमारा पर्यावरण का मतलब क्या होता था, भौतिक ही समझते थे। अभी पर्यावरण तो सब प्रकार का होता है, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, सारे प्रकार पर्यावरण होते हैं। लेकिन हम जब बचपन में छोटे थे, बच्चे क्या समझते, पर्यावरण मतलब भौतिक पर्यावरण को ही समझते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 123 की ओर आगे बढ़ेंगे। 123 है, निम्न में कौन सी गतिविधि नहीं है, बताना है कौन सी इसमें का गतिविधि नहीं है। सामग्री का उपयोग, खेल, शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन, कोई अनुभव। तो बताना है इसमें का कौन सी गतिविधि नहीं है इनमें से। चलेगा, बताइएगा। तो 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों द्वारा जो प्रदर्शन करते हैं वो गतिविधि नहीं है। नहीं को आप लोग लाइट मार्क कर लिया करें क्वेश्चन बनाने से पहले। ठीक है, खेल का सामग्री का उपयोग करते हैं वो भी गतिविधि है, खेल भी कराते हैं वो भी गतिविधि है, कोई अनुभव भी रहता है उसके आधार पे भी रहता है वो भी गतिविधि हो जाता है, अनुभव के आधार पर हम लोग कुछ करवाते हैं तो। लेकिन जो शिक्षक द्वारा प्रदर्शन कराएगा वो आपका प्रयोग में आ जाता है। ठीक है, प्रदर्शन विधि बोलते हैं उसको, प्रदर्शन विधि में आ जाता है, ये प्रयोग में नहीं आता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 124, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम से निम्न में कौन सी अपेक्षाएं रहती है। अब हम लोग पर्यावरण पाठ्यक्रम, उससे क्या हमें अपेक्षा रहती है, क्या समझेंगे, बच्चे को क्यों पर्यावरण पढ़ाया जाता है, क्या सोचा जाता है कि बच्चे इसको पढ़ के क्या समझेंगे। मूल्यों की समझ और धारणाओं की समझ, जानकारियों का संग्रह एवं कौशल का विकास, उपरोक्त सभी। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग, पर्यावरण अध्ययन से आप लोग क्या समझते हैं, क्या मिलेगा बच्चों को पर्यावरण की बुक पढ़ने से। जल्दी से कमेंट करेंगे, फास्ट करेंगे। चलेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बच्चों में मूल्यों की समझ भी आती है, जैसे पेड़ की वैल्यू क्या होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ को समझता है, और धारणाओं की समझ आती है, जानकारियों का संग्रह होता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिएगा, बताइएगा। रचनावाद का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है, अवलोकन पर, वैज्ञानिक अध्ययन पर, या दोनों पे, या अनुभव पे। चलिए 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से कमेंट करके बताइए रचनावाद का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है। अगर आप पुराने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो भी ये देखिए, आप ये टेस्ट कीजिए, आप पहले पढ़े हुए हैं पुराने 2019 के क्वेश्चन, आप कितना अभी सही लगा पा रहे हैं, आपके दिमाग में याद हो रहा है कि नहीं। इससे पता चलेगा आप जिस स्थिति में पढ़ाई कर रहे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है कि नहीं, या आपको उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर आप पुराना इसको पढ़ चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, तो अभी आपके 100% सही होने चाहिए। ठीक है, 90% भी सही होते हैं तो भी आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आप जहाँ भी रह के तैयारी करें वहाँ से कर सकते हैं। अगर अभी भी आप एक बार पढ़ने के बाद भी इन क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे पा रहे, मतलब आपको जगह चेंज करने की ज़रूरत है, परिस्थिति चेंज करने की ज़रूरत है, वातावरण चेंज करने की ज़रूरत है। या तो आप रूम लेके पढ़ो, या अलग से रूम की व्यवस्था कर घर परिवार से थोड़ा सा अलग होके पढ़ो। ठीक है, चलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 125 का, आप लोग बता दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों पर आधारित होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा रचनावाद का सिद्धांत है वो अवलोकन पे भी आधारित है और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम बताइएगा, 2006, 2007, 2008, 2009। बाल विवाह निषेध अधिनियम की बात करें ना, कानून नहीं, अधिनियम। ठीक है, मतलब आपका कब बाल विवाह जो निषेध किया गया था ये नहीं पूछा है, बाल विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2007। ठीक है, तो 2006 में बना था लेकिन 2007 में लागू हुआ था, इसलिए इस गलती करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत लोग 2006 मारेंगे, क्योंकि 2006 में बाल विवाह अधिनियम आया था, लेकिन लागू कब हुआ, 2007 से लागू हुआ था। ठीक है, क्या था ये बाल विवाह अधिनियम, तो वही था 21 वर्ष और 18 वर्ष का, महिलाओं का 21 वर्ष था और पुरुष का 21, मतलब महिलाओं का 18 वर्ष और पुरुष का 21 वर्ष था। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, बाल विवाह अधिनियम 2007 से लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा,
क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, निम्न में कौन सा संयुक्त परिवार का लाभ है? बच्चों का बेहतर अध्ययन होता है, मतलब संयुक्त परिवार रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं संयुक्त परिवार में अगर आप लोग रहते हो तो आपके बच्चे का ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होता है, या आपसी समायोजन होता है, एकता एवं अनुशासन, या उपरोक्त सभी। बताइएगा संयुक्त परिवार के क्या लाभ हैं? कमेंट कीजिए सभी लोग, लाइव चैट में कमेंट कीजिए। और जो भी नए देख रहे होंगे ना, आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपको कोई भी क्लास ना छूटे। टीचर भर्ती का कंप्लीट तैयारी आपको इसमें हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको लेना जरूरी है। हमारा बैच का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है अभी बहुत शानदार ऑफर है, ऑफर को देख लीजिए एक बार। आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए और ज़रूर देखिए, एक बार जानकारी ले लीजिए, एक बार मेरे से बात कर लीजिए कॉल करके। मैं पर्सनली सबसे समय दे के 2 मिनट जरूर बात करता हूँ, क्योंकि आपको एक पोस्ट चाहिए तो एक बार ज़रूर बात कर लीजिए, ठीक है। अभी तक हमारे बैच में नहीं जुड़े हैं तो क्यों हमारे बैच से जुड़ना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। बच्चों का बेहतर अध्ययन भी होता है क्योंकि समय दे पाते हैं। देखिए अगर एकल परिवार है, एकल परिवार में एक माता हो गए एक पिता हो गए, अब दोनों काम करने जा रही है, पिता काम करने जा रहा है, घर माँ का काम करते, तो बच्चे का ध्यान नहीं रख पाते, बच्चे को समय नहीं दे पाते। लेकिन अगर घर में 2-3 परिवार एक साथ मिलकर रहते हैं तो जो काम है वो बढ़ जाता है, तो अपने बच्चों को पर्याप्त समय मिलता है। जो दादी दादा रहते हैं वो भी बच्चों को पढ़ाते हैं सिखाते हैं, तो इसमें क्या होता है, उनका अध्ययन बेहतर होता है। इस चीज़ को समझ समझ के पढ़ा कीजिए आप लोग, ठीक है। आपसी समायोजन करने का भी शक्ति आता है, एकता और अनुशासन भी रहता है। दादा डांट देंगे, दादी डांट देंगे, ऐसे करना है, ऐसे करके, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन 128। प्रोजेक्ट कार्य कराए जाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को हम लोग प्रोजेक्ट देते हैं ना स्कूल में, आप ये बना के लाइएगा, ये करके लाइए। हम लोग पहले छोटे थे, हम लोग टीचर लोग को चिल्लाते थे, क्या फालतू पैसा वेस्ट करवा देते हैं, मेहनत करवाते हैं, ला के कबाड़ी में फेंका जाता है। हम लोग बना के मॉडल बना के लाते हैं, लेके सोचे कबाड़ी में फेंका जाते हैं, बेच देते हैं उसको। इतना अच्छे से कॉपी सजा जमा करते थे ना, प्रोजेक्ट बना के, फाइल बना के, और उसको तुरंत निकालते थे, चेक कर देते थे और उसका कबाड़ी में बेच देते हैं। तो लेकिन उसका उद्देश्य क्या रहता है, ध्यान दीजिएगा। सैद्धांतिक शिक्षण, प्रायोगिक शिक्षण, क्षमता का आकलन, या स्वमूल्यांकन। चलिए बताइए क्यों करवाते थे टीचर हमको प्रयोग कार्य, प्रोजेक्ट कार्य क्यों देते थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो पुराने पढ़ चुके हैं उनको तो पता होगा इसका आंसर, चेक कीजिए आपको याद है कि नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रायोगिक शिक्षण। जो प्रोजेक्ट कार्य कराए जाने का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाए, हमारा प्रायोगिक शिक्षण रहता है। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, बच्चा खोज करने की, किसी भी समस्या का समाधान खोजने की उसमें शक्ति आने लगती है, क्षमता आने लगता है, कौशल विकसित होने लगता है, इसीलिए ये काम को करवाया जाता है प्रोजेक्ट कार्य। चलिएगा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके होंगे ना बैक टू बैक, तो अंतिम तक जुड़े रहिएगा और लगातार डेली क्लास जुड़ते जाइएगा, लगातार क्लास देखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ज्ञानदाता, मार्गदर्शक, प्रेरक, या सुविधादाता? इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ये तीनों ऑप्शन एक जैसे लग, ज्ञानदाता भी सेम लग रहा है, मार्गदर्शक भी लग रहा है, सुविधादाता भी लग रहा है, हमको प्रेरित भी करता है, लेकिन मेन क्या है, आंसर क्या लेते हैं, आपको क्या आंसर लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइएगा। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन में बहुत विवादित है, कोई टीचर कुछ और बताए, कोई टीचर कुछ और बताएगा। तो व्यापम जो आंसर लिया हम उसको सटीक मानते हैं। अभी कोई बताएगा सुविधादाता भी होता है, हमको सुविधा प्रदान करता है, ये भी पढ़ते हैं बुक में, मार्गदर्शक भी पढ़ते हैं, ज्ञानदाता भी पढ़ते हैं। तो क्या सही आंसर लगा? तो व्यापम याद रखिए 2019 में सही आंसर लिया है ऑप्शन नंबर बी, मार्गदर्शक को लिया है। हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं टीचर, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 130, समाज में नशाखोरी फैलाने का कारण निम्न में से कौन सा सही नहीं है बोला है? नशाखोरी फैलाने का कारण, चलिएगा बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। शिक्षा की कमी, ये तो फैलाएगा ही नशा। नशा संबंधित पदार्थों का खुलेआम बिक्री, ये भी फैलाएगा। पाश्चात्य संस्कृति या नशा मुक्ति केंद्र, पाश्चात्य संस्कृति भी फैलाएगा। लेकिन नशा मुक्ति केंद्र है ये तो भैया नशा को कम करेगा, तो नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हम लोग कर लिए अपने किसका क्वेश्चन, आपके पर्यावरण के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, 25 क्वेश्चन आता है, 25 क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग आगे करेंगे हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन। अगला सेक्शन क्या देख लेते हैं एक बार। अगला सेक्शन हमारा कंप्यूटर के क्वेश्चन चालू हो रहा है, जो 10 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के उसको करते हैं, ठीक है। तो लगातार बने रहिएगा, अभी लगातार चलेगा क्लास
और डेली जुड़ा करिए और शेयर जरूर कीजिए। आप लोग थोड़ा सा सहयोग नहीं कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग क्लासेस आपको देंगे, ठीक है, ये आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग भी ईमानदारी दिखाइए, आप लोग अपने व्हाट्सअप स्टेटस में हर क्लास को शेयर कीजिए करिए देखने के बाद जैसे ही क्लास खत्म होता है, ठीक है। चलिएगा 131 देखें, कंप्यूटर स्टार्ट करें। कंप्यूटर का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए करते हैं। चलिए बताइएगा, करवाएं आपको टेस्ट में क्वेश्चन। Ctrl+N, Ctrl+S, Ctrl+W, Ctrl+F सर्च करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कमेंट में आंसर दीजिए सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+F, याद रखिएगा, ठीक है। सर्च करने के लिए Ctrl+F, ठीक है। और Ctrl+N का आपको पता है ना, Ctrl+N का क्या करते हैं हम लोग, तो कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है, नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है Ctrl+N का प्रयोग करते हैं, ठीक है। Ctrl+S का प्रयोग क्या करते हैं, सेव करने के लिए करते हैं, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का उदाहरण है, कौन सा कंप्यूटर का उदाहरण है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। कंप्यूटर के अंतर्गत कौन सा आता है? एकदम इजी क्वेश्चन है, छोटा बच्चा भी इसको देख के बता देगा कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। हम लोग डेस्कटॉप भी जो टेबल में रखा है तो उसको डेस्कटॉप बोलते हैं, और जो अभी आपका क्लास हो रहा है लैपटॉप जो चलाते हैं हम लोग, इसको लैपटॉप बोलते हैं, उसको भी कंप्यूटर बोलते हैं, दोनों आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फास्ट करेंगे। 133, निम्नलिखित में से कोई एक सर्च इंजन नहीं है, कौन से इसमें सर्च इंजन नहीं है, जहाँ जाकर आप लोग सर्च करो www.फलाना.com, cgvyapam.com, तो कौन सा नहीं बताइएगा? गूगल, बिंग, याहू, स्टॉक ओवरफ्लो, स्टॉक ओवरफ्लो। चलिए बताइएगा, सभी को पता होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग और शेयर करिएगा ना आज। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टॉक ओवरफ्लो। ये नहीं है आपका, बाकी आपका गूगल क्या है, ये भी सर्च इंजन है, बिंग क्या है, ये भी सर्च इंजन है, याहू भी आपका सर्च इंजन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वायरस का फुल फॉर्म बताना है आपको, चलिए बताइएगा, वायरस का फुल फॉर्म आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है, चलिए इसका चारों ऑप्शन एक साथ नहीं शो हो रहा है, दो ऑप्शन देख लीजिए, फिर दो ऑप्शन देख लीजिए। चलिए बताइएगा, फास्ट करेंगे ना, थोड़ा सा हम लोग का टेस्ट है तो थोड़ा क्वेश्चन बनाना है, तो फास्ट करिए, क्लास को जल्दी ख़त्म करेंगे। चलिए देख लीजिए चारों ऑप्शन आपको, अब मैं ऑप्शन बोल के समय वेस्ट नहीं करूँ, जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा, सीधा जो आंसर उसे याद करेंगे। तो 134 का आंसर जल्दी बताइए आप लोग। तो चलिए सीधा हम लोग याद करते हैं वायरस का फुल फॉर्म, देखिए वायरस, ठीक है। तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर स्टेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है वायरस का। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा, वायरस का फुल फॉर्म पूछता है, कई बार पूछा गया है व्यापम के एग्जाम में। चलिए फास्ट करेंगे ना, जल्दी जल्दी थोड़ा क्लास खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक वेबसाइट छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित नहीं है, ठीक है। www.nitrr.ac.in, www.cgbsc.nic.in, CSPDCL जो बिजली विभाग का है, ये शिक्षा विभाग का है, ये भूइयाँ जो चलता है उनका योजना के थ्रू उसका है। बताइए इसमें कौन सा नहीं है? तो अभी तीनों को बता दिया मैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं है हमारा, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार का वेबसाइट नहीं है, ठीक है। ये क्या है आपका, रायपुर के इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है, NIT, ठीक है, NIT रायपुर का है, NITRR करके, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का नहीं है, केंद्र का चलता है ये। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 136 देख लेते हैं, 4 क्वेश्चन और। निम्नलिखित में कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नहीं प्रिंटर का एक क्वेश्चन फिक्स है, 1 नंबर प्लस आपको जोड़ लीजिए। नॉन इम्पैक्ट बोल रहा है मतलब उसको टच करके प्रिंट नहीं करेगा, मतलब उसमें प्रहार करके प्रिंट नहीं करेगी। इंक जेट, डेजिबिल, लेजर जेट, सॉलिड इंक, तो बताइएगा कौन सा नॉन इम्पैक्ट नहीं है बोल रहा है, नहीं है पूछा नहीं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इंक जेट क्या है बताते जाइए, नॉन इम्पैक्ट है, ठीक है, ये भी आपका उसमें इम्पैक्ट नहीं डालता। लेज़र प्रिंटर क्या, जो लेज़र प्रिंटर ये भी नॉन इम्पैक्ट है। सॉलिड इंक वाला ये भी नॉन इम्पैक्ट है, लेकिन जो डेजिबिल है
तो डेजीबिल क्या रहता है, एक ऐसा चक्कर है तो उसमें अक्षर गोदाए रहते हैं, तो सीधा प्रहार करके कागज में प्रहार करके छापते हैं। तो डेजीबिल क्या हो जाएगा, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे। निम्नलिखित में कोई एक कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। कौन सा कॉमर्शियल नहीं, मतलब व्यापारिक नहीं है, व्यापारिक ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका अन्य नाम क्या है, व्यापारिक ऑपरेटिंग सिस्टम। IBM तो है, ये आपको पता होगा। चलिएगा इसका आंसर बताइए। चलिए आपको इसका होमवर्क देता हूँ, आप इसको ढूंढिएगा। देखिए आप जब इसको ढूंढेगा ना तो इसका 4 जानकारी आपको और चीज़ मिलेगा। जो अभी क्लास कम ही हो रहा है, थोड़ा टाइमिंग का इसका नहीं बता रहा हूँ मैं, तो इसको आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑप्शन के साथ, इसको ढूंढ के बताइएगा आप लोग कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। ठीक है, IBM भी है आपका कि नहीं है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। IBM के जब बारे में जाएंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो 137 का आप लोग कमेंट में खोज के आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। MMS का पूरा नाम, पूर्ण रूप MMS का बताइए, किसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए। मल्टीमीडिया सिस्टम या मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम या मल्टीमीडिया सर्विसेज, जल्दी से इसका बता दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। 1 गीगाबाइट खाली स्थान के बराबर होता है, बताइएगा। 1024 मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 टेराबाइट या 1024 बाइट, बताइएगा। 1 GB बोल रहा है, गीगाबाइट मतलब GB, 1 GB। देखिए सबसे नीचे क्या होता है KB, फिर क्या होता है MB, फिर क्या होता है GB। तो GB से नीचे पूछे MB, तो 1024 मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया ये। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, लास्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर उपकरणों के संदर्भ में विषम को चुनिए। ठीक है, बताइए। प्लॉटर, मॉनिटर, स्कैनर, CPU, इसमें के जो 4 ऑप्शन है इसमें के 3 एक काम करते हैं, एक अलग काम करता है, तो अलग को चुनना है विषम को। प्लॉटर क्या करता है, प्रिंट करता है ना, बड़ा बड़ा फ्लैक्स बैनर ये सब को प्रिंट करता है। ठीक है, और आपका मॉनिटर क्या करता है, ये आपको आउटपुट दिखाता है मॉनिटर। स्कैनर क्या करता है, ये इनपुट दिखाता है। CPU क्या है, प्रोसेसिंग करता है। तो इसमें क्या चीज़ है जो विषम है, तो देखिए अलग अलग आधार पे आपको कर सकते हैं इसका। इसमें सबसे आंसर सटीक क्या लग रहा है, देखिए मॉनिटर कंप्यूटर का भाग है, कंप्यूटर में जुड़ा रहता है मेन। स्कैनर भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। CPU, लेकिन प्लॉटर ये अलग से चलता है, ये अलग से उपकरण रहता है, अलग से लगाते हैं हम लोग, ज़रूरत पड़ता है तो। ठीक है, तो ये आंसर, लेकिन आप ये अलग लेवल में सोचिए, इसका सही आंसर ये नहीं है ना। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए प्लॉटर क्या है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। हम लोग जो भी कंप्यूटर में फ्लैक्स बैनर बनाते हैं उसको प्रिंट कर देते हैं, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस। तो ये तीनों क्या आउटपुट इनपुट डिवाइस है, लेकिन CPU अलग हो गया, ये तो प्रोसेसिंग करता है। तो इसका सही आंसर लिया है व्यापम, ऑप्शन नंबर डी, CPU को। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। CPU क्या है, प्रोसेसर है, बाकी ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा सामान्य ज्ञान के भी 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। बैलाडीला में लॉ स्केल के कितने निक्षेप हैं। देखिए छत्तीस के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादा आप लोग डीप मत पढ़िए, 10 नंबर के लिए मेहनत मत कीजिएगा ज़्यादा। पहले आप 140 नंबर की तैयारी कर लीजिए, उसके बाद 110 नंबर मतलब 10 नंबर के लिए सामान्य ज्ञान के लिए ज़्यादा मेहनत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा जो इसके आप तैयारी नहीं कर रहेंगे तो गड़बड़ हो जाता है। तो पहले 140 नंबर तैयार कर लीजिए, फिर 10 नंबर तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन लेवल कैसे आता है समझिए। बैलाडीला में लॉ स्केल के कितने निक्षेप हैं, 14, 16, 18, 20। जब तक आप इसको पढ़े नहीं रहेंगे आप कैसे आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 निक्षेप है। याद रखिए बैलाडीव कहाँ है, जगदलपुर में है आपका। ठीक है, और यहाँ आपका लॉ स्केल निकलता है, लॉ स्केल सबसे बड़ी खान। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 142, सबसे अधिक लवणता वाला सागर कौन सा है। लाल सागर, भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, मृत सागर। सबसे अधिक क्षारी पूछा है, क्षारी सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, साइंस से बता देता हूँ आपको, जल्दी जल्दी आपको कंप्लीट कर लेते हैं इसको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृत सागर।
मिर्च सागर को सबसे अधिक लवणता वाला सागर बोलते हैं ना, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 143। भारत में कितने पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हुई हैं? तो आपको पता है लास्ट वाला जो हमारा चल रहा था तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी, ये 2012 से चला था, 2012 से 2017 तक, ठीक है। उसके नीति आयोग आ गया है 2015 से, तो फिर बंद कर दिए थे, तो 12वां चला था, ठीक है, 12 पूर्ण हुए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस जो नरम दल और गरम दल में बटा था? तो कब बटा था? तो आपको सभी को पता होगा, बताइए। 1907 में बटा था, ठीक है ना। 1907 में सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस थी, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था कांग्रेस की स्थापना। हर साल दिसंबर को इसका वार्षिक अधिवेशन होता था, ठीक है। तो जो सूरत में 1907 में जब हुआ इसका अधिवेशन, तो इसमें दो दलों में कांग्रेस टूट गई थी, एक नरम दल, एक गरम दल, ठीक है। छत्तीसगढ़ क्लासेस हमारे चैनल पर अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, छत्तीसगढ़ इतिहास, भूगोल सारे आपको मिल जाएगा, बस उतना ही देख लीजिएगा, 5 या 7 मिनट का क्लासेस है, ठीक है। प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, उतना देख लेंगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे जो इसमें आए हुए हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन 145। पिग्मी का निवास स्थान कहाँ होता है? अमेजॉन बेसिन, ये आपका वर्ल्ड का क्वेश्चन है, कांगो बेसिन, गंगा बेसिन, मिसिसिपी बेसिन। चलिए बताइए 145 क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांगो बेसिन, ठीक है। तो पिग्मी कहाँ पाया जाता है? कांगो बेसिन में, याद रखिएगा। ये क्या है, पिग्मी क्या है ये भी जानना होगा। एक जाति है, जनजाति, जनजाति एक जाति है, ठीक है। चलेगा, एक स्थान भी है ये पिग्मी एक जगह का नाम है जहाँ जनजाति लोग रहते हैं, कांगो बेसिन में पड़ता है ये पिग्मी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इसको अच्छे से देखिए, आपको कई बार देखने को मिलता है, ये रिपीट हो सकता है। प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, जो हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, इकोनॉमी में, प्रति व्यक्ति आय, तो उसका फार्मूला क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय बराबर सकल राष्ट्रीय आय अपन जनसंख्या, या विशुद्ध राष्ट्रीय आय अपन जनसंख्या, या प्रति व्यक्ति आय बराबर सकल घरेलू उत्पाद अपन जनसंख्या। सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी हो जाता है, ठीक है, या आपका विशुद्ध घरेलू उत्पाद अपन जनसंख्या। तो इसका सही आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 146 का याद रखेंगे। प्रति व्यक्ति आय बराबर होगा विशुद्ध राष्ट्रीय आय अपन जनसंख्या, ठीक है। इसको जब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तो इसको डिटेल में बताएंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है। अभी केवल क्वेश्चन देख रहे हैं, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। लास्ट 3 क्वेश्चन और। इस राज्य के कुल राजस्व में से खनिज से लगभग कितने प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति होती है? राजस्व कितना प्रतिशत हमारे को आमदनी होता है छत्तीसगढ़ को? 42%, 27%, 32%, 30%। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27% हमको राजस्व मिलता है खनिज से, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन देखेंगे 128। इस राज्य की सबरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? नंदपुर पर्वत, सिहावा पर्वत, सिवरी नारायण या सामरी पाठ। तो आपको बताना है कहाँ से सबरी नदी का उद्गम हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंदपुर पर्वत, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये कहाँ है, तो ये बैलाडीला, ऐसे पढ़ते हैं आप पढ़ोगे बैलाडीला के में सबरी नदी का उद्गम, लेकिन बैलाडीला के नंदपुर पर्वत या नंदीराज शिखर बोल देते हैं। एक नाम आपको मिलता है नंदीराज, नंदीराज मिला सभी लोग सही लगा, लेकिन नंदपुर पर्वत भी बोलते हैं उसको, ठीक है। देखिए घुमा के दे दिया है, जनरली आप पढ़ते हो नंदीराज, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149। निम्नलिखित में से किसके वायसरायत्व काल में, जो वायसराय चलते थे, तो किसके काल में बंगाल का विभाजन हुआ था? लॉर्ड रिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड बेवेज, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। तो 1905 में कौन थे वायसराय? तो लॉर्ड कर्जन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलेगा अंतिम क्वेश्चन आज का 150 क्वेश्चन। लेब्राडोर जल धारा प्रवाहित होती है कहाँ? लेब्राडोर कहाँ है? उत्तर अंध महासागर, दक्षिण अंध महासागर, पश्चिम प्रशांत महासागर, पूर्व प्रशांत महासागर। तो चलिए इसका कमेंट करके आंसर बता दीजिए। आज का अंतिम क्वेश्चन है, फिर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा लगभग आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। और कल फिर जो भी क्लासेस होगी नेक्स्ट आपके सेक्शन में जो भी सब्जेक्ट चलेंगे वो आपको जानकारी मिल जाएगा व्हाट्सएप स्टेटस में। शेयर कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन के बाद आपको शेयर करके जाना है ना। आप लोग अपना काम कीजिए, फ़र्ज़ निभाइए, हम लोग भी आपका काम कर रहे हैं,
चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर आंध्र महासागर, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, उत्तर अटलांटिक महासागर भी बोलते हैं, आंध्र की जगह अटलांटिक भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे 150 क्वेश्चन हम लोग ने इसमें कंप्लीट कर लिया, आपके सहायक शिक्षक 2019 के क्वेश्चन, ठीक है। तो बाकी अगर आप अभी तक हमारे बाकी मैराथन नहीं देखे, देख लीजिएगा, आपके प्लेलिस्ट में बना हुआ है मैराथन क्लास करके, सारे क्लास आपके अपलोड हैं। चलिए शेयर कर दीजिए, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और जो भी हमारे बैच से नहीं जुड़े होंगे, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। बार बार बोल रहा हूँ, समय वेस्ट मत कीजिए, रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिए। चलिए बेस्ट ऑफ लक, शेयर कर दीजिए।